एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार इंटरव्यूज के अंदर स्टूडेंट से पूछा जाता है, खासकर फ्रेशर्स के अंदर जो कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, प्रोडक्शन या क्यूए में काम करना चाहते हैं, और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटरी एजेंसीज और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बीच में क्या डिफरेंस है। और कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी रेगुलेटरी गाइडलाइन है और इनमें से कौन सी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, और बेसिकली इनका क्या वर्क होता है और इनका क्या मतलब है, ये भी कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटरव्यू में नहीं बता पाते हैं, और अगर उनको पता भी होता है तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि रेगुलेटरी एजेंसीज और रेगुलेटरी गाइडलाइन क्या होती हैं, और इनको सिस्टमेटिक वे में मैं आपको डिफरेंशिएट करने की भी कोशिश करूंगा और आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटरी गाइडलाइन के बारे में। तो देखिए, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं वो गाइडलाइंस इसलिए दी गई हैं कि उनको फार्मा इंडस्ट्रीज फॉलो करें, और फार्मा इंडस्ट्री फॉलो करते हुए अपनी ड्रग की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सके। और रेगुलेटरी गाइडलाइन हेल्प करती है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट को। रेगुलेटरी गाइडलाइन को फॉलो कराने का पूरा दारोमदार और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कराने का काम जो होता है वो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है, और क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट ही रेगुलेटरी गाइडलाइंस को इंडस्ट्री में फॉलो करवाते हैं। तो देखिए, दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है वो है ISO, WHO, US FDA, ICH गाइडलाइन, PIC/S और IPEQ। इन सभी के फुल फॉर्म में साइड में आपको बता रहा हूं, तो यहां पर देख के आप इसके फुल फॉर्म को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रेगुलेटरी गाइडलाइन यूज़ की जाती हैं वो होती हैं US FDA और ICH। जी हाँ, खासकर भारत के अंदर तो ज़्यादातर जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस का यूज़ किया जाता है, जिनको फॉलो किया जाता है फार्मा इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, वो होती हैं US FDA और ICH गाइडलाइन। अब हम बात करते हैं कि रेगुलेटरी एजेंसीज क्या होती है। देखिए, रेगुलेटरी एजेंसीज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो कि भारत के अंदर है, ठीक होगी बात। अब मुझे USA में अगर कोई दवाई बेचनी है तो उनके सारे रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, या वहाँ पर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, इसके लिए ये एजेंसीज डेवलप की गई हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, अगर मुझे वहाँ पर ड्रग बेचनी है तो मुझे MHRA को फॉलो करना होगा। MHRA को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उनके हिसाब से बताई गई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। मतलब जो भी काम पड़ेगा वो मेरा MHRA से पड़ेगा। अगर मुझको MHRA का अप्रूवल मिल जाता है तो मैं इंग्लैंड या जिसे हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, वहाँ पर अपनी ड्रग बेच सकता हूँ। अगर मुझे साउथ अफ्रीका में अपनी ड्रग बेचनी है तो मुझे MCC को फॉलो करना होगा, उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। वैसे ही अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में अगर अपनी ड्रग बेचनी है तो TGA को फॉलो करना होगा। इंडिया में अगर अपनी ड्रग, भारत में भी अगर मुझे अपनी ड्रग बेचनी है, चाहे मैं भारत की कंपनी है मेरी, तो भी मुझे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो करना होगा। वहीं अगर मुझे यूरोप में ड्रग बेचनी होगी तो EDQM को फॉलो करना होगा। न्यूजीलैंड में ड्रग बेचनी होगी तो MEDSFE को फॉलो करना होगा। गल्फ कंट्रीज में अगर मुझे अपनी ड्रग सेल करनी है तो GCC को फॉलो करना है, और अगर जापान में मुझे अपनी ड्रग सेल करनी है तो PDMA को फॉलो करना होगा। इन सभी के फुल फॉर्म में साइड में लगा रहा हूं, तो वहां पर देख के आप इनके फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए इंटरव्यू में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेसिकली जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं वो अपने देश में बिकने वाली ड्रग को मेंटेन करती हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करती है, और अगर आपको उस कंट्री के अंदर ड्रग को बेचना है तो आपको इनका अप्रूवल लेना जरूरी है। और ये गाइडलाइन तो आप समझ गए हैं, ये गाइडलाइन इसलिए दी गई है जिससे कि आप अच्छे से अच्छी ड्रग बना सकें। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि सर इनकी गाइडलाइन अलग है और क्या इनकी गाइडलाइन अलग है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में अगर आपको ड्रग बेचनी है तो हो सकता है कि वो बोले कि आप US FDA को फॉलो करो और ICH को फॉलो करो, और अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हो तो आप MHRA का अप्रूवल ले सकते हो। वैसे ही अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में बेचनी है तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले बोले कि आप US FDA को फॉलो करो, ISO को फॉलो करो। WHO तो सब जगह ही चलता है, ठीक है। WHO की गाइडलाइन तो आपको अगर जिस भी कंट्री में बेचना है आपको WHO को फॉलो करना ही होगा। तो ये जो कंट्रीज हैं इनकी खुद की कोई गाइडलाइन नहीं है, छोटा मोटा फेरबदल हो सकता है, बट ज्यादातर ये जितनी भी कंट्रीज है अगर आपको इनमें ड्रग बेचनी है तो आपको मोटा माटी में बोलूं तो आपको ये जो आगे ऊपर की जो ये 4 गाइडलाइन दिख रही ना, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप अपने आप इन सभी कंट्रीज में ड्रग बेच सकते हो, क्योंकि ये जितनी भी इनकी गाइडलाइन है वो इन्हीं को ही मिला के बनी हुई है। ठीक हो गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर ड्रग बेचनी है
तो आपको इन एजेंसीज को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उनके बताए अनुसार आपकी ड्रग बेचनी है। और इनकी गाइडलाइन कोई डिफरेंट नहीं है, सभी इन्हीं गाइडलाइन से मिलकर बनी है, क्योंकि ये जितनी भी गाइडलाइन मैंने आपको बताई है वर्ल्ड वाइड यूज होती है और इसमें भी यूएस एफडीए तो पूरी दुनिया यूज करती है। ठीक हो गई बात। अगर आपकी कंपनी जो है अगर वो यूएस एफडीए को फुलफिल कर लेती है या यूएसए में अमेरिका में अपनी ड्रग सेल कर रही है, तो मान लीजिए कि आप अपनी कंपनी के थ्रू पूरी दुनिया में ड्रग बेच सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर यूएस एफडीए को ओबे किया जाता है, उसको पालन किया जाता है। तो आप समझ गए कि रेगुलेटरी एजेंसीज क्या है और रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाया हूंगा और आपको इन दोनों का अंतर भी बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। इस टाइप की और भी रोचक जानकारी को बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझने के लिए मेरे नए चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।